And there we go. Everyone, please stay focused. How are you all? I hope you're safe. So, guys, we have learned what is ionic bond, ionic compounds, and last time, the last lecture, we were learning about the chemical bonding and we were learning the covalent bonds. I told you that the covalent bond is actually sharing of electrons. So, let's go on. We were learning covalent bond, and I hope you now know that it is sharing of electrons. And we know that the covalent bond can be single, double, or triple. We learned single bond, we learned double bond. Let's see triple covalent bond. So when I talk about the triple covalent bond, right, so I'm talking about that there are 3 electron pairs shared between 2 atoms. So it's 3 electron pairs shared between 2 atoms. Right? एग्जाम्पल लेते हैं. आई थिंक नाइट्रोजन इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल एट द मोमेंट. लेकिन लॉजिकली भी सोचना है, ठीक है, रटा नहीं लगाना. अब आप देख रहे हैं इट्स डायटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 ends आर कोवलेंटली बॉन्डेड, राइट. नॉन मेटल इट्स कोवलेंट बॉन्ड. नाइट्रोजन 5th ग्रुप में होता है, ठीक है. अगर ये 5th ग्रुप में है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है टू कंप्लीट द ऑक्टेट? 3 मोर. इट मीन्स 3 बॉन्ड्स. देखिए यार, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक एटम को जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हो, राइट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो वो क्या कर सकता है? या लूज कर सकता है, या गेन कर सकता है, या शेयर कर सकता है. लूज गेन तो आयोनिक बॉन्डिंग हुई, वो तो खत्म हो गई. आज कोवेलेंट बॉन्डिंग चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स पे शेयर करके. I'm going back a bit, Ayan. From here. Thank you, sir. So it's 3 electron pairs shared between 2 atoms. राइट. एग्जाम्पल लेते हैं. आई थिंक नाइट्रोजन इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल एट द मोमेंट. लेकिन लॉजिकली भी सोचना है, ठीक है, रटा नहीं लगाना. अब आप देख रहे हैं इट्स डायटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 ends आर कोवलेंटली बॉन्डेड, राइट. नॉन मेटल इट्स कोवलेंट बॉन्ड. नाइट्रोजन 5th ग्रुप में होता है, ठीक है. अगर ये 5th ग्रुप में है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है टू कंप्लीट द ऑक्टेट? 3 मोर. इट मीन्स 3 बॉन्ड्स. देखिए यार, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक एटम को जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हो, राइट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो वो क्या कर सकता है? या लूज कर सकता है, या गेन कर सकता है, या शेयर कर सकता है. लूज गेन तो आयोनिक बॉन्डिंग हुई, वो तो खत्म हो गई. आज कोवेलेंट बॉन्डिंग चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स पे शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा. ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है. सो इट हैज़ ऑफ कोर्स 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर एक ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, जिसको आप लेट्स से आप इस तरह बना लें बेशक, राइट. सो दिस इज नाइट्रोजन, right, and nitrogen. So we can say that another electron pairs are shared, sharing, and sharing. इसके अपने 2 और इसके अपने 2. So can I say that we have 6 bonding electrons? And can I say that we have 2 lone pairs in the molecule? A gay lone pair, a gay lone pair. Is that so? Now we know what is single bond, we know double bond, we know triple bond. Now let's combine the concept, but before combining the concept, ठीक है, I want to share one thing with you, and that is this, please. देखिए जी, ये आपका periodic table है. Please, it's a concept, please get the word, right? Periodic table. Okay. आपको पता है कि vertically we have groups, horizontally we have the periods. There we go. Okay. तो वर्टिकल ग्रुप, हॉरिजॉन्टल पीरियड. और आगे हम पढ़ने वाले चैप्टर प्रोटेबल. बाय द वे, यहाँ से वो स्टेयरकेस शुरू होती है जो एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव ऑल मेटल्स एंड राइट हैंड साइड वी हैव नॉन मेटल्स. ये स्टोरी है. ना बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है. सो बिटवीन मेटल and non-metal we have ionic bond, ठीक है. जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा.
एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ सोडियम है और ये Cl है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया क्योंकि ग्रुप 1 में था, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया क्योंकि ग्रुप 7 में था। तो इवेंचुअली NaCl एक आयोनिक कॉम्पाउंड बन गया, बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड, सिंपल। बट देन इवेंचुअली between non-metal and non-metal, we have covalent bond. यानी कि ये यानी- नॉन मेटल और नॉन मेटल में कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ये नॉन मेटल अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं N तो इट इज सिंपली एन एलिमेंट, आई एम नाइट्रोजन। लेकिन अगर नॉन मेटल्स और नॉन मेटल अगर ये आपके डिफरेंट एटम्स हैं तो फिर कोवलेंट कंपाउंड कहलाया जाएगा। तो इट्स लाइक दिस। कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये आपस में फिर शेयरिंग करेंगे, राइट? शेयरिंग से अपना इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे करेंगे ऑक्टेट के लिए। सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल। आई थिंक रिसेंटली आई टॉट यू कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। अभी I'll teach you again carbon dioxide as a double bond. CO2 इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने कहा जी जो कार्बन 4th ग्रुप में है इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट के लिए, ऑक्सीजन 6th ग्रुप में उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जस्ट थिंक लॉजिकली कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को ऑक्टेट के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए। तो जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन एक ओ से बॉन्ड कर जाएं और 2 इलेक्ट्रॉन एक ओ से बॉन्ड कर जाएं, तो अगर हम इसको लॉजिकली सोचें तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ओ से बॉन्ड कर गए। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव योर स्किल्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ओ से बॉन्ड कर गए। हमने कहा जी बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ओबेइंग ऑक्टेट नाउ। ईच कार्बन आई मीन ये carbon and each oxygen are following the 8 electrons in its outermost shell. Perfect? Now, I want to improve your concept. ठीक है? I want to improve those skills in you. तो check करें please. Yes, you can note it down if you're writing it. I've paused it. Okay, shall I go on? I want to improve your concept. ठीक है? I want to improve those skills in you. तो check करें please. यार देखें, यहाँ पे कुछ students can ask me a question. And it can be a valid question. If I'm sitting in your place, तो शायद मेरे दिन में ये सवाल आए, और जिनके नहीं आया, I'll put that question in their brains. Some students say that, सर हमें पता कैसे चलेगा कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर सकता है? Right, one thing. Second thing, in terms of covalent bond, सर एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? तो my simple answer is, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा या एक एटम कितने शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, वो डिपेंड करेगा उसको कितने रिक्वायर्ड है फॉर इट्स ऑक्टेट। सिंपल, अग्रीड? एंड आयोनिक इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लेट्स टॉक अबाउट कोवेलेंट केमिस्ट्री। तो लिसन प्लीज केयरफुली। ये है जी ग्रुप 4, राइट? दिस इज ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8 आर नोबल गैसेस, दे आर इनर्ट, ये रिएक्ट नहीं करते। तो लेट्स लीव दिस, राइट? दे आर नोबल गैसेस, आगे चैप्टर आ रहा है पार्टिकल का। दे आर इनर्ट, इनको ऑलरेडी ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है, तो जिसको अगर ऑलरेडी कंप्लीट है वो क्यों इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर करे? तो लेट्स, आई एम रूलिंग दिस आउट ऑल टुगेदर। अब बात करते हैं ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 7 तक की। लेट्स टॉक अबाउट दीज ग्रुप्स। नाउ यू टेल मी,
जो ग्रुप 4 है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए बॉन्डिंग के लिए, तो इसका मतलब है ग्रुप 4 के एलिमेंट्स 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, क्या नहीं? अच्छा, 4 बॉन्ड्स बनाएंगे. नाउ यू आर ओ लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपेसिटी, ठीक है? दैट्स व्हाट आई बिलीव. नाउ थिंक लॉजिकली, यानी कि ग्रुप 4 के एलिमेंट ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो यानी कि एक एलिमेंट जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है. It can make it can make actually 2 double bonds, or it can make 1 single and a triple bond. Can I? I mean combination ही है ना 4 bonds की. 4 bonds बनाने, क्या पता 4 single बना ले, क्या पता वो 2 double बना ले, क्या पता एक single एक triple बना ले. I think there is no other probability of it. Now group 5 का element जो है, ठीक है, अब उसके पास 5 electrons हैं, उसको 3 और electrons चाहिए, तो वो 3 bonds बनाएगा. क्या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बॉन्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो फिर 3 सिंगल बना ले, या एक सिंगल एक डबल बना ले, या एक ट्रिपल बना ले. इज दैट सो? इट मेक सेंस. ग्रुप 6 के पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हैं, उसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो फिर वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा. अब ये 2 बॉन्ड्स हैं, ये एलिमेंट क्या पता ये डबल बॉन्ड बना ले या 2 सिंगल बॉन्ड्स बना ले. देयर इज नो अदर प्रोबेबिलिटी. ग्रुप 7 के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे रिक्वायर 1 more electron, it means 1 more bond. That can only be a single bond and that's all. There is no other probability, isn't it? So can I? G, Ayan, you have a question? Sir, my question is that what about the group 4? इनके ग्रुप 4 देखो, ग्रुप 4 का जो एलिमेंट है उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 4 बॉन्ड बनाएगा. जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो उतना ही बॉन्ड बनाता है. ऑलवेज रिमेंबर. अब अगर बेसिकली उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, राइट, अब वो चाहे 4 सिंगल बॉन्ड बना ले, चाहे 2 डबल बना ले, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड बना ले, 4 बनाने. ग्रुप 5 के एलिमेंट जो है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो उसको 3 बॉन्ड बनाने हैं. अब चाहे वो 3 सिंगल बनाए, एक डबल एक सिंगल बनाए, एक ट्रिपल बना ले. So sir, why can't it create covalent bond? Sorry? So ये quadratic bond क्यों नहीं बना सकता, like the sharing of 4 electrons? Remember, maximum bond is a triple bond. There is no a quad bond in chemistry. Okay? वो बहुत अनस्टेबल होता है, बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता. दैट हैज अ डिफरेंट रूल. लेकिन सर बन तो सकता है. Theoretically you can say कि बन सकता है, लेकिन if you ask me practically, no, it's not possible. Since वो practically possible नहीं है, तो we don't learn it. Oh, okay. Yes, Haris. Okay. और फिर अब आ जाए ग्रुप 6 पे आ जाए. ग्रुप 6 के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फिर 2 बॉन्ड होने चाहिए. अब 2 बॉन्ड चाहे 2 सिंगल हो या एक डबल हो जाए. ग्रुप 7 के पास इलेक्ट्रॉन 7 है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक बॉन्ड बनाएगा, तो वो एक बॉन्ड सिंगल ही हो सकता है, राइट? तो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ थिंकिंग, बाय द वे. Okay, there we go. I say this कि जो 4 bonds हैं basically, these 4 bonds can be 4 single, they can be 2 double bonds, they can be 1 single plus 1 triple bond. क्या नहीं? Group 5 3 bonds बनाता है. Fine, it can be 1 triple bond, right? It can be 3 single bonds, it can be 1 double plus 1 single. जो 2 bonds हैं group 6 के, they can be 2 single bonds, they can be 1 double bond. Is that so? And guys, lastly, 1 bond, ये सिर्फ खाली सिंगल बॉन्ड ही हो सकता है. 1 सिंगल बॉन्ड, ये कॉन्सेप्ट है. दैट इज द कॉन्सेप्ट. ये क्रक्स है, राइट? सो नाउ लेट्स फॉलो दिस क्रक्स एंड लेट्स फॉलो द कॉन्सेप्ट
and let's make some molecules. अब देखिए मैं कुछ एक दो molecules बनाता हूँ, ठीक है? And whatever I share the concept with you, please make sure you abide by it. You will be able to make any sort of molecule at this level or A level, right? Okay. So there we go. So before we start off with these molecules, we now know what is a single bond. We now know what is a triple bond. Let's see the double bond in it, right? I thought I had made it, but it's not there. I'll have to explain it on the board. So there we go. I hope you all can see my whiteboard. Now. Okay. Okay, there we go. So guys, let's see what is a double covalent bond. Now, when I say a double covalent bond, it means two electron pairs are shared between two atoms of non-metals. They may be atoms of same non-metal or different non-metal, it doesn't matter. यानी double covalent bond when two electron pairs are shared between atoms. I mean, two atoms of non-metals. For example, oxygen. अब अगर मैंने O2 लिखा हुआ है, right? So remember, it is not a covalent compound because ये covalent bond between similar atoms है. So it's simply a non-metal or an element, you can say. It's also called as a diatomic molecule. क्योंकि इस molecule में दो atoms हैं, similar. The diatomic molecule, or you can say कि इस molecule की atomicity is 2. So atomicity of this molecule is 2. You can say that. ऐसे लिख लें atomicity. अब ऑक्सीजन 6th ग्रुप में होता है. Oxygen is 6th group. क्या होता है? Atomicity is the number of atoms in a molecule. Atomicity is the number of atoms in a molecule. अब ऑक्सीजन 6th ग्रुप में है. Let's make valence electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. आप देख रहे हैं कि each oxygen atom requires 2 electrons. तो अगर ये दो बॉन्ड बना ले ऐसे, राइट? अगर दो बॉन्ड ऐसे बना ले तो आई थिंक ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट? इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके भी 8 पूरे हैं. जब ये आपका दोनों एटम्स के ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इट मींस ऑक्सीजन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. सर पेपर में सर ऐसे डायग्राम बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं. आप ऐसे बना लें, आप चाहे वो शेल्स बना के बना लें, ऐसे बना लें, इट इज योर डिस्क्रेशन. तो ऑक्सीजन 6 सिर्फ आउटर शेल. हाँ, सिर्फ आउटर शेल. हम असल में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं आउटर शेल है, लिखा भी होता है पेपर में. स्कूल में तो नहीं बना सकते ना? सॉरी, तो स्कूल में ये जिस तरह आप डायग्राम बना रहे हो वैसे तो नहीं बना सकते क्योंकि वो मार्क्स काट देंगे सर. नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल. नो वन कैन कट द मार्क्स. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. हाँ, बस ये याद रखिएगा कि आपने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे बनाए हो, क्योंकि नॉर्मली फिर स्टूडेंट्स ये बना देते हैं. उसने कहा था डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएं, आप ये बनाते तो इस पे हम नंबर काट दें क्योंकि यहाँ पे कोई डॉट एंड क्रॉस बना नहीं हुआ. तो यू हैव टू कंप्लीट इट. तो मेरे कटे हैं. रियली? जी सर. ऐसा होना नहीं इसके अंदर चाहिए. ये बना के आया तो कट गए मेरे. ऐसा होना नहीं चाहिए. बाय द वे, आई जस्ट वंडर व्हाई इज दैट सो. लेकिन कभी के मुझे नहीं कटेगा. आई वंडर स्कूल में क्यों काटे. इट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. ओके, लेट्स मूव ऑन. हाँ, प्लीज गो ऑन. सर नाइट्रोजन में क्या कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो बने हुए हैं. तो सर खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में नहीं होंगे? सॉरी, लोन में. नहीं नहीं बेटा, नाइट्रोजन ऐसे था ना. जी सर. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ओके सर, समझ आ गया. 6 बॉन्डिंग दूसरे ऑक्सीजन में आपने 10 बना दिए हैं राइट साइड वाले पे. ओहो सॉरी.
तो इसमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कह लें या 3 बॉन्डिंग पेयर्स कह लें, और फिर 2 लोन पेयर्स। लोन पेयर कौन से होते हैं? वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, क्लियर? यस तो वी लर्निंग डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है टू लर्न व्हाट इज एक्चुअली डबल कोवलेंट बॉन्ड। इफ आई मूव ऑन मोर, लेट्स सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहां पे जो कार्बन है वो 4th ग्रुप में है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। अब ये कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और साथ में 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 2 O's है ना। ऑक्सीजन 6th ग्रुप में होता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर मैं एक तरफ एक ऑक्सीजन लगा दूं तो यहां पे ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया, और एक तरफ मैं एक और ऑक्सीजन लगा दूं, अब ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन यहाँ पे कार्बन भी सेटिस्फाई हो गया। अब आप देख लें कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, ये आपका ब्रेन है। मैं आपसे एक बात करने लगा हूं। वाटर, वाटर इज दिस। ऑक्सीजन 6th ग्रुप में होता है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के बाद इलेक्ट्रॉन एक होता है, राइट? देखिए जी, वाटर में 2 कोवलेंट बॉन्ड है। आप इसको कहेंगे 2 सिंगल बॉन्ड्स। ये डबल बॉन्ड नहीं है, दे आर 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। Please, you should not call it as a double bond. A double bond is the covalent bond between 2 atoms. ये तो between 3 atoms है, right? तो ये 2 single covalent bond है, इसको डबल बॉन्ड ना कह दीजिएगा। इसमें लेट्स से अगर मैं अमोनिया लिखूं यहाँ पे, राइट, तो ये इसमें 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसको ट्रिपल बॉन्ड ना कह दीजिएगा। ये 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं। Please don't call it as a triple bond. A triple bond is 3 covalent bond between 2 atoms. A double covalent bond is 2 covalent bond between 2 atoms. यहां तो 4 atoms हैं, तो इसलिए ये 3 single bonds हैं। That's why I wanted to make this clear to you. So we now know what a single bond, a double bond, and a triple bond. Let's learn more molecules on it, and let's see how the bonding happens. Okay. So please stay focused. And there we go. जी हारिस, मैं ये बता रहा था बेसिकली, देखिए वाटर जब आप बनाएंगे तो आपने एक सिंगल बॉन्ड बनाया बिटवीन वन H and O और दूसरा बनाया बिटवीन द अदर H and O। तो ये 2 सिंगल बॉन्ड कहेंगे ना, आप इसको डबल बॉन्ड तो नहीं कह सकते ना कि आप कहते हैं जी वाटर में एक डबल बॉन्ड है, ऐसा तो नहीं है। अ डबल बॉन्ड इज बिटवीन ओनली 2 एटम्स। ये डबल बॉन्ड है, ये तो एक ये सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। यहां 2 एटम के दरमियान एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। 2 एटम के दरमियान एक बॉन्ड है, यहां भी एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। जब 2 एटम के दरमियान 2 बॉन्ड हो जाए फिर वो डबल बॉन्ड है। यहां 2 एटम के दरमियान अगर 3 बॉन्ड तो फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर 2 एटम के दरमियान एक बॉन्ड है तो उसको आप उसको सिंगल बॉन्ड कहेंगे। Is it clear, Haris? Great. I'm moving on now. CO2 में आपके पास यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है। तो CO2 में 2 डबल बॉन्ड्स हैं आपके पास। ऑक्सीजन एलिमेंट है बेटा, कोवलेंट कंपाउंड नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 O के दरमियान बॉन्डिंग है ना। 2 सिमिलर एटम में अगर बॉन्ड हो फिर उसे कोवलेंट कंपाउंड नहीं कहते। कोवलेंट कंपाउंड इज बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स। लाइक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड। Sir, how would we know if it's a double bond or a triple bond or a single bond if we just given the compound, not the diagram? Or you have to make the diagram first for yourself. क्योंकि आपने वहां पे देखना पड़ेगा कि ये एक एटम है किस ग्रुप में। जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल देने लगा हूं, राइट। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है पहले एटम किस ग्रुप में है। एटम जिस ग्रुप में होता है फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी बॉन्डिंग करते हैं। Can we do some example paper questions? Yep, we will be doing those questions. सर मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर बाकी हमने नेक्स्ट हम करेंगे कल।
Like for example, अगर examiner कहता है, let's say for example, he asks you to make HCN. Now it's a covalent compound. 3 different atoms bond हुए हुए, right? अब जिस सीक्वेंस में एटम लिखे हुए इसी सीक्वेंस में आपने बॉन्डिंग करनी होती है, HCN. Now hydrogen has only 1 electron. कार्बन 4th ग्रुप में होता है, 4th, तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4. नाइट्रोजन 5th ग्रुप में होता है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 3 4 5. आप पहले उनके इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया करें. अब मुझे बताएं हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? बताएं. हाइड्रोजन रिक्वायर्स how many इलेक्ट्रॉन्स? 1. फिर वो एक बॉन्ड बनाएगा ना, तो वो एक बॉन्ड बना ले कार्बन से. अब हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया. अब जो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे? 5 हैं. 1 2 3 4 एंड 5. 5 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास है, 5 इलेक्ट्रॉन्स एन के पास हैं. आप मुझे बताएं क्या इनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? Yes. So if a carbon requires 3 and nitrogen requires 3 to make a triple bond. So this is HCN. तो सबसे पहले एटम्स लिख लिया करें, फिर उनके इलेक्ट्रॉन लिखा करें वैलेंस, और फिर देखा करें कितने इलेक्ट्रॉन फर्दर रिक्वायर्ड है बॉन्डिंग के लिए, उतने बॉन्ड बना दें और मॉलिक्यूल बन जाएगा. दैट इज सो इजी एक्चुअली. सर अगर हम हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर दें, नहीं वो गलत इसलिए हो जाएगा भाई, बिकॉज हम, क्योंकि ये रूल है केमिस्ट्री otherwise का करना होगा. हाँ, हमने सीक्वेंस आना होता है. सीक्वेंस नीड्स टू बी फॉलोड. Are you clear, guys? So यहीं से we'll continue tomorrow, everyone, and see you all tomorrow in the physical class, Wednesday. Sure. Thank you. Excuse me, sir. You, John. Sir, I have some questions regarding the ATP or practical. हाँ पूछे. Sir, if a person is joining the O levels or IGCSE privately, how should he deals with the ATP or the practicals? देखो प्रैक्टिकल तो O level राइट्स में होता नहीं है. It's only ATP. Yes, I do recommend that students should do practicals in their schools to understand ATP really nicely, right? वो तो प्रैक्टिकल्स करने नहीं देते हमें. वो कहते हैं वो नहीं, टीचर की मर्जी होती है, उसके हिसाब से जाना, वो टीचर्स जाते हैं. वैसे in my point of view, the practicals need to be there to understand practical very nicely, to understand the ATP very nicely. लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स होते हैं जो कि ATP करवा देते हैं. That's fine. So मैं भी आपको करवाऊंगा ATP without conducting practicals, right? Although मैं कुछ करा दूंगा, practicals दिखाऊंगा मैं आपको कुछ practicals करते हुए, right? बाकी of course we're doing ATP theoretically. तो अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर कोई टीचर इसमें डेवलप कर रहा है about practicals and ATP, तो I think that even the theoretical part of it will be fine as well, as far as you're learning to your best. Okay, so it will be also dealt in the past paper session as well. Yes. Okay, Sir, so जी बच्चा. sir, I wanted to ask you something. Even though my concepts for chemistry are kind of clear, I still can't attempt attempt paper 2, the theory paper. Sir, marks ही नहीं मिलते, मतलब आंसर लिखूंगी तो like relevant नहीं होता या marking scheme से relate नहीं करता, लेकिन concepts सारे clear हैं, तो I don't know what to do. अच्छा बेसिकली देखो ये वाला एलिमेंट उस वक्त राइज करता है when a student actually procrastinates. I mean to say that, let's say for example, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. अब आपको करना ये चाहिए कि आप पीछे से एटम भी रिवाइज करती रहें, स्टेट्स ऑफ मैटर भी रिवाइज करती रहें, और जो मैंने आज पढ़ाया बॉन्डिंग उसको आज ही रिवाइज कर लें, और जो मैंने कल पढ़ाने, लेट्स से अब मैं कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ तो पहले उसको बुक से पढ़ लें. अभी सवाल नहीं आए, अभी हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं. हाँ, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर आप उसको टॉपिकल करते हैं. जब आप मसला ये आता है टॉपिकल्स में कि जब ये जो टॉपिकल बुकलेट्स बनी हुई हैं इनमें अक्सर औकात जो क्वेश्चंस हैं वो वेरियस चैप्टर से मिक्स होके आते हैं. अब अगर आपने अगले चैप्टर्स किए नहीं हुए तो वो सवाल नहीं होता, फिर हम कहते हैं ओ हो ये सवाल फिर नहीं हो रहा.
right? So you have to be very selective while doing topicals. और पिछले चैप्टर्स का साथ साथ रिवाइज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड होता है इन साइंस. इफ यू आर इग्नोरिंग द प्रीवियस चैप्टर एंड यू बिलीव दैट कि आप इस चैप्टर के सवाल सोली इस चैप्टर के ऊपर कर लेंगे, तो आई एम टेलिंग यू, यू विल पैनिक. So you have to revise the previous chapters. What we're doing today, revise it. What we have to do tomorrow, do it beforehand. लेकिन जब आप सवाल करने लगे, जब चैप्टर खत्म हो जाए सवाल करने लगे, तो सवाल जो नहीं हो रहा, rather seeing the mark scheme, ask me or your friend कि is this question actually relevant until now or not. If it's relevant, फिर अगली बात होगी. If it's irrelevant, leave it. Right? और जब भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो लेक्चर्स रिकॉल करें कि व्हाट डिड योर जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा था ये कॉन्सेप्ट, तो उसने ये वर्ड कैसे बोला था, उसने क्या वर्ड्स यूज किए थे बोलने के लिए आंसर, राइट? तो यू हैव टू रिकॉल दोस. इसलिए आई ऑलवेज से दैट लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज राइट इन एवरीथिंग डाउन because these things will be really important when you will be solving the questions. और जब हम इस चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वो टेक्निक भी और क्लियर होगी. फिर जब आप खुद सॉल्व करोगे, राइट, तो आई थिंक इट विल बी बेटर. If still you don't understand it, please don't open mark scheme. Ask me first or your friend first. Then write it yourself, seeing your notes or book maybe. Last resort is mark scheme. फिर चेक करें मार्क स्कीम से. और अगर फिर भी आंसर गलत है तो साइड पे कॉपी बनाएं, उसमें लिखें वो कि जी इस सवाल का हमने जवाब इस तरह लिखना है. मेक अ सेपरेट कॉपी ऑफ इट, ताकि आप उसको भी बाद में रिवाइज एंड गो थ्रू कर लें जरूर. दैट इज अ टेक्निक व्हिच यू हैव टू फॉलो. डू आई मेक सेंस? Yes, sir. Thank you Yes, so sir. much. Sir, basically, I was doing the O-levels first of all privately, but now I have got a chance to get admission in an institute in O3. So do you recommend me to do it privately or should join a school for that? देखो बेटा, मैंने हमेशा I have always been in favor. I've always been saying since ages that you should not take exams privately unless there is some serious issue. Always take exam from a school. देखो कुछ भी हो जाता है, कभी कभी कोविड आ जाता है, पीछे कोई हादसा हो जाता है, अल्लाह माफ करे, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो एटलीस्ट स्कूल की बैकिंग होती है. और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती भी हैं कि a student should be a well-rounded student, right? And that can only happen if you graduate from a school, not as a private candidate. So I'm taking last question. My next class has started. Samana, you are saying that you and your parents are concerned that we will get the notes of chemistry in any hard form. No, mera bacha, I don't give any notes, right? Reason because you are now elderly students, right? You have to write yourself, right? Stop spoon feeding. I don't like spoon feeding. ठीक है, साइंस स्पून फीडिंग से नहीं होते. मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो आप खुद नहीं लिखेंगे, आप खुद नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ उसको दे के याद करेंगे. साइंस ना याद नहीं होती, फिर एंड में रिजल्ट नहीं आता, right? So I don't hand over notes. I always want that you should write notes yourself, and that is the most appropriate thing if you have to do. Okay. So guys, thank you very much. Thank you and take care. My next class has started. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.